आइए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि सर क्या हजार्ड होता है एक्सावेशन में, क्या एक्सावेशन है, उसके खतरे क्या हैं, कितने तरीके से होता है, ये सारी चर्चाएं रही। हम जान चुके हैं कि खतरे क्या है, यानी क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो खतरों के बाद अगर कोई चीज है जो जानने के लायक है या जो सबसे जरूरी है वो ये है कि उसका बचाव क्या होगा। क्यों? आप मान लीजिए कि आप बीमारी का पता आप लगा चुके हो, ठीक है, आपको ये पता है कि ये बीमारी है, क्या ये समस्या है, लेकिन अगर आप उसका बचाव न लें तो आपके बीमारी के पता होने का कोई फायदा है? मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मतलब निकलने वाला है। तो जब आप खतरे के बारे में जान चुके हैं, जब आपको पता है कि हाँ भाई ये खतरे हो सकते हैं, ये समस्याएं हमको एक्सावेशन में हो सकती है, तो उसके लिए क्या काम किया जाए, क्या बचाव लें ताकि जो खतरा हो या तो ना हो या एकदम कम से कम हो जाए। तो उसके लिए आइए जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहली शर्त होती है किसी भी काम को करने के लिए वो ये होता है सर कि जो भी व्यक्ति हमारा काम करने के लिए आया है या आएगा, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो व्यक्ति जानकार होना चाहिए। मतलब उस काम को बहुत ही अच्छी ढंग से वह जानता हो, उस काम को उसने पहले भी किया या करवाया हो, वही व्यक्ति हमारा काम करे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जो काम के संबंध में जो भी खतरे हैं उनके बारे में जानता है, उनसे कैसे निपटना है, इवन वो इस बात को भी भली भांति जानता है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, क्या? दैट ऑल वर्क मस्ट बी मैनेज्ड। जो भी काम आप करवाएंगे वो सारे काम की मैनेजमेंट होनी चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन। एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति की निगरानी में ये सारा काम होना चाहिए। मतलब जो भी काम हो रहा होगा उस काम की देखरेख, उस काम की निगरानी एक जानकार व्यक्ति के द्वारा ही की जा चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग जब सेफ्टी में बात करते हैं तो कॉम्पिटेंट वर्ड यूज होता है बार बार। कॉम्पिटेंट पर्सन का सेंस होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो प्लस सर्टिफिकेट, तीनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन जिसके पास होता है वो बंदा हमारा कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाएगा। मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही वेल एक्सपीरियंस, वेल नॉलेजेबल बंदा होगा, जिस काम को बहुत पहले से करवाते हुए आ रहा है, बहुत अच्छे से इस काम को जानता है। तो वही व्यक्ति इस काम को करवाएं ताकि काम में अगर कोई भी कमी है उसे पहचाना और उसे दूर किया जा सकता हो। ये रहा। फिर आप लोग कल पढ़ रहे थे सर साइड वॉल प्रोटेक्शन ढह सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि साइड वॉल प्रोटेक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता हो। तो साइड वॉल प्रोटेक्शन में है क्या कि 4 सिस्टम होते हैं टोटल। साइड वॉल प्रोटेक्शन के लिए टोटल 4 सिस्टम होते हैं। पहला होता है शोरिंग सिस्टम, दूसरा होता है शील्डिंग, तीसरा होता है बेंचिंग और चौथा होता है स्लोपिंग। एक एक को समझते हैं पहले, उसके बाद फिर उसको पढ़ा जाएगा। जो पहला पॉइंट आपका है शोरिंग सिस्टम। शोरिंग सिस्टम क्या होता है? आप लोग अगर ध्यान दिए हो तो जो नगर निगम की चाहे जो बड़ी बड़ी नालियां बनती हैं, उन नालियों को बनाते वक्त इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। शोरिंग सिस्टम का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब कोई खुदाई लंबी रही हो, गहरी हो, बशर्ते चौड़ी ज्यादा ना, मतलब चौड़ाई ज्यादा ना हो, लंबाई उसकी अच्छी खासी हो। जैसे नाली वगैरह आप बनाते हैं तो उसमें आप शोरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करोगे। अभी आपको दिखा भी देते हैं होता कैसा है। शील्डिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा, शोरिंग, बेंचिंग और स्लोपिंग ये तीनों मिट्टी को ढहने से बचाने के लिए होता है, जबकि शील्डिंग जो होता है वो केवल आदमी को या इक्विपमेंट को बचाता है, मैन या इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। ये साइड वॉल प्रोटेक्शन में आता तो है लेकिन ये वॉल को प्रोटेक्ट नहीं करता है, जनरली लोगों को करता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है मेंटेनेंस के काम के दौरान। जब हम मेंटेनेंस का काम करते हैं, इस्तेमाल ये हमने कोई पाइपलाइन बिछा दी बहुत पहले, अब पाइपलाइन में कोई लीकेज आया, चाहे पाइपलाइन फट गई है, तो अब उसको साफ करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो उस जगह पर खड्डा खोद करके फिर हम शील्डिंग सिस्टम लगाएंगे ताकि हम अपने व्यक्ति को, जो हमारा वर्कर है, लेबर है, उन्हें बचा सकें। उसके लिए यूज किया जाता है शील्डिंग सिस्टम। बेंचिंग सिस्टम क्या होता है? बेंचिंग नाम से ही पता चल रहा है, बेंच के जैसे दिखा स्ट्रक्चर। आपने ये चीज भी देखी है, जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, जब तालाबों का, पोखरों का सुंदरीकरण करवाया जाता है तो चारों तरफ से बहुत कायदे साफ सफाई करवा के उसमें सीढ़ी बना दी जाती है। क्यों? ताकि उससे मिट्टी का जो कटाव है वो रुके। आप जितना भी देखेंगे जो नदी वगैरह का किनारा है, चाहे घाट होता है, पत्थर चाहे सीढ़ी लगा के ब्लॉक किया गया होता है ताकि मिट्टी का कटाव ना हो, मिट्टी खिसके नहीं। तो अब यहां पर तो मान लीजिए चलिए ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कब होता है बेंचिंग का? जब माइनिंग होती है। माइनिंग दो तरीके की, एक है ओपन, एक है क्लोज।
वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कन्फाइंड स्पेस में है वो। अभी बात हो रही है ओपन माइनिंग की, यानी ऐसी माइनिंग जहां पर जमीन को ऊपर से पूरा खोदते हैं, मिट्टी हटाते हैं, फिर आप नीचे से निकालते हो। तो माइनिंग बहुत बड़ी बड़ी माइनिंग होती है, मतलब इतना मान चलिए कि किलोमीटर के हिसाब का उसका क्षेत्रफल है, उस जगह पर ये चीज लगाई गई होती है। तो जो बेंचिंग, जो सीढ़ी आप देखते हैं कि सीढ़ी का एक स्टेप 2 स्टेप है, वो एक स्टेप लगभग 3 या 4 फुट जितना ऊंचा होता है। नदी के किनारे का हिसाब नहीं, नदी के किनारे उस हिसाब का नहीं होता है। नदी के किनारे का जो आप देखते हैं वो उतना नहीं होता है, क्योंकि नदी के किनारे आप जो बनाते हो नॉर्मली है, वो तो भाई नदी के किनारे चाहे जो बना लो, वो तो अगर नदी का बहाव तो सब काट पीट के बराबर कर देगी। मेनली बात हो रही है कि एक्सकावेशन, नदी को आप खोद के थोड़ी बनाए हैं, मान वो चल रहा है वो ठीक है। बात यहाँ पर हो रही जब आप खुदाई करोगे तब, तो अगर कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल में आप जब खुदाई करते हैं तो उस केस में आप यूज करते हैं बेंच का, भी आपको मैं दिखा दूंगा, दिक्कत नहीं है। और एक होता है लास्ट आपका स्लोपिंग। स्लोपिंग क्या होता है, नहर देखें आप लोग, गांव में नहर बनता है कैसा होता है, ढालनुमा होता है जी सर। वो क्यों बनाया गया, ताकि मिट्टी के ढहने को रोका जा सके। बराबर भी रख सकते हैं नो डाउट, लेकिन उससे कटान की जो कटान कट होता है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, इवन वो टूट भी सकता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूं, तब आपको ये क्लियर होगा क्या होता है, कैसे होता है। समझिए, ये दिख रहा है, ये आपका सोरिंग सिस्टम है, अंदर व्यक्ति काम कर रहा है। इसका मेनली यूज करते हैं पाइपलाइन, केबल, कोई सीवेज पाइपलाइन हो, मेनली पाइप और केबल्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर अगर आपको पाइपलाइन बिछानी हो, केबल अगर बिछाना हो, तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इसकी लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई के मुकाबले। इसमें क्या करेंगे भाई, तो मेटल की या लकड़ी के ब्लॉक्स, जो पटरे जो होते हैं उनको लगा करके साइड में हाइड्रोलिक जैक से इनको दबाया जाता है, और फिर ये टाइट होते हैं। अगर आप लोग देखे होंगे जो नाली वगैरह बनती है, नगर निगम वाली जो बड़ी बड़ी नालियां होती हैं, उनमें इस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा। ये आपका सोरिंग सिस्टम हो गया। फिर होता है शील्डिंग। शील्डिंग सिस्टम, अब मैंने क्यों बोला कि मिट्टी को ढहने से नहीं बचा रहा, अगर आप ध्यान दें, कंपेयर करके देखो, इस दीवार से मिट्टी के बीच में कोई गैप है कहीं पर भी, वो मिट्टी इसकी दीवार से एकदम टाइटली लगा हुआ है, टाइटली सटा हुआ है, ताकि भाई कहीं से मिट्टी ना खिसके। लेकिन शील्डिंग में क्या ऐसा कुछ है, पूरा मिट्टी से इधर गैप है, इधर पूरा गैप है, ये दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा गैप है, उधर भी पूरा छूटा हुआ है। यानी इतना तो होता है कि ये मिट्टी को ढहने से बचाने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि अगर मिट्टी ढहती भी है तो हमारा जो वर्कर है, जो हमारा लेबर है, वो पूरी तरीके से सेफ रहे। ये होता है शील्डिंग। ये होता है बेंचिंग सिस्टम, दिख रहा है। अब ये माइनिंग बड़ी बड़ी होती है। अब अंदाजा लगाइए ये कितना है, ये जो दिख रहा है आपको ना, इसकी हाइट कम से कम 3 से 4 फीट के आसपास होगी, मिनिमम 4 फीट का एक ब्लॉक होगा। आप अगर ये लैडर को देखो, कितना रंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 10 फीट की सीढ़ी है ये, 9 से 10 फीट की सीढ़ी। और कितने में, 2 में खत्म है। यहाँ पे रख के चालू किया और यहाँ पे हो गया खत्म। यानी कि एक ब्लॉक लगभग 4 से 5 फीट जितना है, यानी एक एवरेज इंसान की हाइट जितना है। तो इतने ब्लॉक्स होते हैं, क्यों, ताकि इनके मिट्टी के ढहाव को या कटाव को रोका जा सके। बिकॉज जब मिट्टी वगैरह जब आप काट रहे हो तो नीचे से बेस मजबूत होता है, उसके बेस को मजबूत बनाने के लिए आप उस तरीके से मिट्टी को काटते हैं ताकि मजबूती के साथ वो बधा रहे, मिट्टी ढीली ना हो, खुले ना हो। ये पर्पज आपका होता है, ठीक है। बोलिए। चलिए, ये रहा आपका स्लोपिंग सिस्टम। स्लोप का मतलब ये होता है ढाल, दिख रहा है पूरा ढलान है ये। आप इसे भूगोल वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे, यू आकार की घाटी या वी आकार की घाटी, कुछ ऐसा। इसमें स्लोप बनाया गया होता है ताकि मिट्टी का जो ढहाव है वो नॉट है, मिट्टी ज्यादा नॉट है। आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह में क्या है कि भाई सीधी मिट्टी ज्यादा बेहतर होता है कि आदमी उसको पाट के ढलान के टाइप में कर देता है, ताकि उसको पता है कि मिट्टी यहाँ से नहीं डलेगी। इवन उस पर दबाव बनेगा तो और मजबूत होगी वो, बस से बहुत ज्यादा दबाव ना बने तो तब तक तो और मजबूत होती रहेगी। तो ये होता है आपका शील्डिंग, स्लोपिंग, बेंचिंग और शोरिंग सिस्टम। अगर इसे दिखाया जाए सामने आपके, तो इसकी पहचान कर पाइएगा कि नहीं, कर सकते हैं आराम से, ठीक है, वही चाहिए। अब आइए, तो वही कह रहा है सर, दैट एक्सकावेशन सपोर्ट मस्ट बी यूज। एक्सकावेशन को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो साइड वॉल दिख रही है, साइड वॉल का मतलब क्लियर हो रहा है कुछ,
क्या है? जैसे आप जब खड्डा खोदते हो, मान लो आपने गड्ढा खोदा, तो ये आपकी साइड वॉल बनेगी। जैसे आप कुआं खोद रहे हो तो कुआं की चारों तरफ एक दीवार बनेगी ना, वही आपका मेन साइड वॉल है, उसी को गिरने से बचाना है आप। वही कह रहा है सर दैट एक्सकावेशन सपोर्ट मस्ट बी यूज्ड बाय, एक्सकावेशन में सपोर्ट देने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए क्या? शोरिंग सिस्टम, शील्डिंग, बेंचिंग और स्लोपिंग सिस्टम का इस्तेमाल आपको करना होगा टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ सॉइल, ताकि आप मिट्टी के ढहने को रोक पाओ। मतलब मिट्टी न ढहे, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा। और किसके लिए? एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर इनटू द एक्सकावेशन, और वर्कर्स जो एक्सकावेशन में काम कर रहे हैं उनके बचाव के लिए आप यह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपको वीडियो में अगर ध्यान हो, मैंने दिखाया था जब गाड़ी बैक हो रही थी तो क्या हुआ, मिट्टी दबी, वर्कर्स में मारा गया। अगर साइड वॉल प्रोटेक्शन, अगर आप बेंचिंग सिस्टम लगाए होते तो क्या ऐसा हुआ होता? पॉसिबल ही नहीं भाई, मिट्टी पर दबाव बनता, मिट्टी खिसकती नहीं। बशर्ते अब वो दूसरा सीन हो जिसमें आप देखें कि इतना ज्यादा लोड पड़ा कि पूरा पूरा जो साइड वॉल प्रोटेक्शन था पूरा सबका सब ढह गया भाई, नीचे से खोदे सब, पूरा 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग ऊपर से आ गई नीचे, और इसका नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा कि किस तरीके का काम है, फिर किस तरीके की चीजें आप कर रहे हो। ऊपर से एक चीज हम लोगों ने और पढ़ी थी कि सर बैरिकेशन नहीं है तो आदमी गड्ढे में गिर रहे हैं, गाड़ियां गड्ढे में गिर रही हैं, सही है, उन्हें बचाना है तो क्या करना होगा? बोलिए। जैसे सवाल मेरा ये है कि आपने कल पढ़ा था ना भाई कि एरिया बैरिकेड ना होने की वजह से गाड़ियां गड्ढे में गिर जा रही हैं, लोग गड्ढे में गिर जा रहे हैं। अरे पुल वाला आप ले लो, बैरिकेशन नहीं था तो लोग गिर गए, क्या कर सकते हैं कि दूसरे लोग ना गिरे? उससे बैरिकेशन कर देंगे, हार्ड बैरियर डाल दीजिए भाई, बड़े बड़े पिलर्स डाल दीजिए, कोई नहीं जाएगा आदमी, सीधा हिसाब है। अगर जाएंगे भी तो दूर से दिख जाएगा हाँ भाई ऐसी चीजें हैं, चाहे क्या हो रहा है। वही कह रहा है दैट बैरियर शुड बी प्रोवाइडेड, बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बैरियर दिया जाना चाहिए। किसके लिए? टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ पीपल, मटेरियल एंड व्हीकल, यानी कि लोगों को गिरने से बचाने के लिए, मटेरियल को गिरने से बचाने के लिए, गाड़ियों को गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए आपको एरिया को बैरिकेड करना होगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। दिन में दिखेगा, रात का क्या? रात में दिखेगा उस पर लाल कलर का पट्टी जैसा आता है, जो आप पट्टी देखना लाल कलर का पट्टी चाहे टेप लगा है, बेसिकली उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है कि लाइट जैसे पड़ेगी वो एक तरीके से ग्लो करता है, ऐसा लगता है ग्लो करता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कांच के ऊपर अगर लाइट जलाओ तो वो ग्लो करेगा, तो वैसा सिस्टम होता है। तो अब वो कब काम आएगा? जब लाइट पड़े तब। लेकिन अगर मान लीजिए कि सामने वाला साइकिल से आ रहा है तब, अब साइकिल में तो टॉर्च है नहीं, अब क्या करिएगा? तब तो खतरा है ना भाई, तब क्या करेंगे आप? सर उसके लिए सर उसमें लाइट वगैरह, हाँ, क्योंकि जब आप बचाव दे रहे हैं तो ऐसा फिर चले आपको चक्का वाले को बचाना है, साइकिल वाले जाए कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप इस आदमी को बचा रहे हैं, सही बात है। आप पीपल्स को बचाने की जब बात करें तो आपको सबको कंसिडर करना पड़ेगा। तो जनरली दिन में तो सर सबको दिखेगा, रात का समय है तो एक काम करेंगे, वहां पर लगा देंगे लाइट और सेफ्टी साइन। मान लीजिए कि जहां पर कभी कुछ नहीं था वहां पर अगर अचानक से लाइट जलने लगे तो आदमी को एक टाइम के लिए तो डाउट होगा यार ये ऐसा क्या हुआ लाइट जल रही है, यहाँ पर तो असर नहीं था, हो सकता है डाउट। तो अब वही चीज आपको कर रहे हो क्या? लाइटनिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड, आपको लाइटनिंग का अरेंजमेंट करना होगा, लाइट आपको लगानी होगी विथ सेफ्टी साइन, सेफ्टी साइन के साथ। अब आते हैं कि भैया रोड पर लगाए गए होते हैं, आप अगर नोटिस करो तो जब सड़क वगैरह बनता है तो बैरियर लगाते हैं सब, उस पर रिफ्लेक्टर लगा होता है, उस पर लिखा होता है डाइवर्जन, चाहे कार्य प्रगति पर 1 रुपया धीरे चले। अब भाई सेफ्टी साइन सिंबल्स दिखा देंगे तो सामने वाले को हो सकता है समझना है, लेकिन लिखित रूप में तो सब जानते हैं ना भैया कि कार्य प्रगति पर है, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन, डाइवर्जन, तो क्या होता है व्यक्ति थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, पहले से उसको वार्निंग मिल जाएगी, उसको हटा दीजिए तब कुछ नहीं दिखेगा, वो सीधा घुसा देगा उसके अंदर, खतरा रहेगा ना। तो वो चीजें होती हैं। तो ये रहेगा आपका कि भाई ये कुछ बेसिक्स बचा हुए हैं, बाकी आगे और भी हैं, इनमें अगर कुछ पूछना है तो बोलिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए सर आइए आगे। अब अंदर भी जाना है और बाहर भी आना है, सही बात। तो अंदर कैसे जाए, बाहर कैसे आए? मान ली हम सुपरमैन के भतीजे तो है नहीं, भैया अगर डैम कूदे कूद के फिर बाहर निकल गए, पॉसिबल है नहीं अपने पास, तो क्या करेंगे फिर? गड्ढे में अगर जाना हो तो आप कैसे जा और आ सकते हैं? सबसे बढ़िया उपाय अपने पास सीढ़ी यानी कि लैडर,
वही कह रहा सर दैट लैडर मस्ट बी प्रोवाइडेड, लैडर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मीन्स क्या मतलब होता है रास्ता, ऑफ एक्सेस मतलब आना और एग्रेस मतलब जाना। कह रहा है गड्ढे में आने या एक्सकवेशन में आने और उससे बाहर जाने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, लैडर्स का इस्तेमाल करना होगा, या आपके द्वारा लैडर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब कभी भी आप गड्ढे के अंदर जा रहे हो या बाहर आ रहे हो तब। सर ज्यादा गड्ढा हो तो फिर क्या करें? ज्यादा गड्ढे का सेंस क्या है? मतलब लगभग 50 फीट 60 फीट है तो फिर अब बोरवेल टाइप का है तब तो फिर उसके लिए अब वो कन्फाइंड स्पेस में हो गया ना फिर तो। जी सर। जो आप बता रहे हैं 50 फीट 60 फीट ऐसा भी होता है, उसे आप कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट करते हैं। भाई 1.8 मीटर पे कन्फाइंड स्पेस बन जाएगा, है एक्सकवेशन ही लेकिन वो बहुत ज्यादा डीप हो गया है, तो उस केस में यूज किया जाता है ट्राइपॉड का। ये ट्राइपॉड ही आप जो देख रहे हो ना, ये ट्राइपॉड है। यहाँ से अगर रस्सी बांध के लटका दे व्यक्ति को नीचे, जी सर। आराम से उतर सकता है, तो वो सिस्टम यूज किया जाता है। वो डिपेंड करता है, आगे आप पढ़ेंगे, पूरा ब्रीफ में है वो। जनरल की अगर बात करते हैं, नॉर्मल एक्सकवेशन 10 फीट 12 फीट की अगर खुदाई करी गई है तो उसमें क्या करिएगा आप? सीढ़ी लगा सकते हैं। शर्त ये है कि सीढ़ी कितनी बड़ी होगी? सर लगभग 10 एवरेज अगर आप निकालिएगा वैसे दिक्कत हो जाएगी। चलिए जानते हैं क्या कर सकते हैं आप। कह रहा है कि लैडर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए आने और जाने के लिए। उसके अलावा दे मस्ट बी एक्सटेंडेड, दे मस्ट बी सिक्योर्ड, लैडर पूरी तरीके से सुरक्षित हो, मतलब कहीं से टूटा फूटा ना हो, कोई पार्ट मिसिंग ना हो, कहीं से क्रैक ना हो, कहीं से मुड़ा हुआ ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। एंड एक्सटेंडेड 5 रंग एबव द एक्सकवेशन, और एक्सकवेशन का जो किनारा होगा उससे कम से कम 5 रंग बाहर होना चाहिए। रंग का मतलब जो डंडा आप बोलते हैं ना, उसकी डंडी होती है, वो यहां से लगभग 5 रंग ऊपर निकला होना चाहिए। ध्यान रहे इस पॉइंट को एकदम दिमाग में रखिएगा। एक्सकवेशन में 5 रंग होता है और जनरली वो लगभग 3 रंग बाहर निकला होना चाहिए। एक्सकवेशन में 5 रंग और जनरली 3 रंग ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहा है सर कि 5 रंग बाहर होने चाहिए। क्यों? अगर देखिए जब आप लैडर पढ़ेंगे उसमें मेंशन है कि 3 पॉइंट मेंटेन करना, मतलब सीढ़ी पर चढ़ते वक्त कभी भी आपके 2 पैर और 1 हाथ या दोनों हाथ और 1 पैर ये हमेशा सीढ़ी पर कांटेक्ट में रहने चाहिए। क्या बिना पैरों से आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं? खाली पैर से पॉसिबल नहीं है। बात हो रही है ये वाली सीढ़ी, वर्टिकल लैडर जो आप देख रहे हो उसकी बात करें तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी 5 रंग बाहर निकला हुआ होना चाहिए। कब? एक्सकवेशन के दौरान। कारण क्या? जब मिट्टी को आप खोदे हो तो मिट्टी नीचे से कमजोर भी तो होगी। आप सीढ़ी जब रखोगे तो सीढ़ी नीचे धंसेगी। उदाहरण के तौर पर एक खुले खेत में आपको दौड़ा दें, आप दौड़ जाओगे, उसी खेत को जुटवा दे, उसके बाद दौड़ा तो पैर आपका जमीन में धसेगा। बेसिकली आप खुदाई तो किया नीचे, मिट्टी वैसे कमजोर हो सकता है। आप सीढ़ी के चढ़ना चालू करो, सीढ़ी नीचे धसे भी हो सकता है, 1-1.5 फीट तक सीढ़ी धसा। उस चीज से बचाव के लिए भाई 5 रंग बाहर निकाल देंगे ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर पा रहे हो, सीधी बात होती है। फिर आइए वर्कर काम करेंगे सर, तो उनको कुछ सेफ्टी के लिए कुछ चीजें आप दोगे। सेफ्टी के लिए उसको हम लोग बोलते हैं पीपीई, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्तिगत रूप से अपना बचाव करने के लिए व्यक्ति जो भी इस्तेमाल करता है उसे हम पीपीई कहेंगे। तो ये कह रहा है सर दैट पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे कि हार्ड हैट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, ये सारी चीजें दी जानी चाहिए। एंड कैन बी प्रोवाइडेड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। ब्रीदिंग ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का सेंस क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? जैसे सांस लेना। तो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स मतलब ऐसे उपकरण जो आपको सांस लेने के लिए चाहिए। जैसे आपने पूछा सर मान लिया 50 फीट गड्ढा खोदे, तब भाई 50 फीट गड्ढा खोदे तो सब देखो ना, नीचे लाइट नहीं रहेगी, लाइट दे दोगे। ऑक्सीजन का क्या? ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, उसके लिए ऑक्सीजन की पाइपलाइन दी जाती है। या अगर टेम्पररी काम है, छोटा मोटा काम है, कुछ समय का काम है, तो उसके इसमें स्काबा वगैरह का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ठीक है, वो चीजें रहेंगी। फिर देखिए अब कल हम लोगों ने चर्चा जब की तो हमने आपसे एक सवाल पूछा था। मान लीजिए कि अगर आपको पता करना हो इस शहर में कि वाईफाई का ही एक एग्जांपल है कि वाईफाई का कनेक्शन शहर में कहाँ कहाँ पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि जियो है चाहे एयरटेल का है, जो केबल कनेक्शन है कहाँ कहाँ पर गया है, आप बता सकते हैं हमको प्रॉपरली? 22 इंच 1-1 सेंटीमीटर का हिसाब चाहिए, बता सकते हैं? जी सर। कैसे बताइएगा?
सर जियो वाले के पास उसका जो सीधा हिसाब है। यानी कि जिस संस्था ने उस केबल की पाइप जो उस केबल को फैलाया है, चाहे केबल की सप्लाई दी है, उनके हेड ऑफिस में जाएंगे, उनसे अगर भाई जैसे हमारा हिसाब क्या कि अगर जैसी जनरल कोई जरूरत पड़ी, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर जा रहे हैं, चाहे कोई अगर संस्था जाती है, तो वो जानकारी ले सकती है। वही कह रहा है कि आप जा करके उनसे डायरेक्ट क्या करेंगे सर, जो भी आपको जानकारी चाहिए आपको वहां से मिल जाएगी, बिकॉज वही वो व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि भाई हाँ ऐसा किया गया है। अब सोचिए जिस जगह पर आप खुदाई करने का मान लेते हैं बहुत बड़ा मैदान है, कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी है, चाहे कोई पावर प्लांट का, वो सब केबल वल नीचे से डाल के ले गए हैं, आपको थोड़ी पता है कहाँ है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, वही कह रहा है सर, आइडेंटिफाई एंड मार्किंग ऑफ अंडरग्राउंड सर्विसेज। पहला चीज क्या कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन करिए और मार्किंग करिए अंडरग्राउंड सर्विसेज की। पहला चीज तो पहचानिए कि अंडरग्राउंड सर्विस है कि नहीं है, अगर है तो कौन सी है ये पता करिए। पता चल गया, अब उस पर मार्क करिए, यानी उस पर साइन लगे भाई कि यहां पर ये है, यहां पर ये मौजूद है। उसके बाद इफ फाउंड केबल एंड पाइप, मान लो कि आप खुदाई करते करते केबल या पाइपलाइन के पास पहुंच गए, देन मैनुअल एक्सकावेशन मस्ट बी डन, यानी आपको मैनुअली एक्सकावेशन करने की जरूरत पड़ेगी, आप मैनुअल एक्सकावेशन करोगे। चलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक्सकावेशन करवाने, जैसे मान लो आप गए किसी ग्राउंड पे, ये व्हाइट वाला पोर्शन ग्राउंड है कोई, मान लो आप गए, आपको मिला कि ऐसे 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 केबल जो है वो लगाया गया है, ठीक है। अगर आपके पास बगल में कोई जगह है तो आपको पाइपलाइन ऐसे बिछानी है, तो अगर आपके पास बगल में जगह है तो आप साइड से पाइपलाइन को बिछा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर ऐसा केस हो कि नहीं सर बगल से पाइपलाइन जाने लायक पोजीशन ही नहीं है, अब आपको इसी को क्रॉस करना पड़ेगा। आपने इस केबल को कितनी जगह इंटरसेप्ट किया, कितनी जगह आपने इसको टच किया है, 1 2 3 4 5, यानी ये वो केस है जब आप खुदाई करके अपना काम करेंगे और अंडरग्राउंड सर्विसेज से आपका कांटेक्ट होगा। भाई अगर जगह है कि नहीं साइड में हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा रहा तब कांटेक्ट हो रहा है, तो अब क्या करना होगा, जहां जहां पर टच नहीं है, जहां जहां पर हम पॉइंट उससे टच नहीं हो पा रहे, ये कैसे पता चला, मार्किंग हुई तभी तो पता चला है ना। बिना मार्किंग क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजे पर या तुक्के पर अगर आप काम करेंगे तो तुक्का सही लग गया तो ठीक, नहीं लगा तब तो हो गया काम। तो तुक्के पर काम कभी भी नहीं होता, खास करके सेफ्टी में तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब वही चीज कह रहा है सर कि अगर ऐसा होता है कि आप अंडरग्राउंड सर्विसेज से कांटेक्ट में आते हो, देन अब यहां पर आपको मैनुअल एक्सकावेशन करने की जरूरत है, यानी अब यहां पर आदमी खुद जा करके एक्सकावेशन करेंगे, मशीन का सहारा नहीं लेना होगा। क्यों? अगर आदमी फावड़े से, भाई अंडरग्राउंड सर्विसेज में जो चीजें डाली जाती हैं, पाइपलाइन या केबल डाली, इतना कमजोर नहीं होता है वो कि फावड़ा लगे बस कट जाए, लेकिन मशीन से कट सकता है। मशीन भाई बहुत हैवी पावर इक्विपमेंट हो सकता है, डैमेज पहुंचा दे। अब आप कहेंगे इसे सांप के जैसा जरूरी थोड़ी कि स्ट्रक्चर बना हो, बिल्कुल भाई बात सही है। ये भी तो हो सकता है कि आपकी पाइपलाइन इस डायरेक्शन में लगे, अरे तब भी तो यहाँ इंटरसेप्ट हुआ प्रभु, इधर तक ठीक है, मैनुअल करो, इधर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अब मैनुअली करना पड़ेगा, इधर आप मशीन पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंस ये कि अगर कहीं पर टच होता है, कहीं पर कॉन्टेक्ट होता है, तो आपको क्या करना होगा भाई, मैनुअल एक्सकावेशन करने की जरूरत है, आप मैनुअली खुदाई करेंगे। पॉइंट क्लियर रहा? बोलिए अलग। फिर देखिए, अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि चलिए पहाड़ वाले हिस्से में खुदाई करनी है और एक फावड़ा वाड़ा लेके चलिए, लोग फावड़ा लेके खोद सकते हैं नहीं? फावड़ा वाले पहाड़ में खुदाई हो सकती है कि नहीं? कहाँ है भाई? अरे इक्विपमेंट तो दिए ना, तो छोड़िए हटाइए, आप अपने नाखूनों का इस्तेमाल करिए और नाखूनों से छीलिए। संभव है ऐसा कुछ कर पाना? संभव है यार। कारण क्या है, जिस जगह पे हम खुदाई करने जा रहे हैं वो उस हिसाब की मिट्टी है, चाहे वो पत्थर है पूरा, फावड़े पत्थर थोड़ी फोड़ा जाता है। चलिए ठीक है भाई, आप नहीं मानिएगा, चलिए रेगिस्तान में चलिए, खुदाई करना है, फावड़ा लेके चलिए। बालू का हिसाब क्या है, जितना खींचेंगे उतना सरकेगा।
अब दिक्कत ये हो गई कि आप मिट्टी खोद रहे हैं हटाने के लिए, या तो आप खोद नहीं पा रहे हैं, या आप जैसे गड्ढा खोद रहे हैं वापस फिर से भर जा रहा है, यानी प्रॉब्लम दोनों केस में है। अब एक बात बताइए, आप सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, अभी हाल फिलहाल में वो सिंगल केबल लगाया गया है, देखे हैं लोग, उसमें पोल लगाया जा रहा था, ध्यान में है? पोल जब गाड़े जा रहे थे तो उसके इसमें ट्रैक्टर आया था, उसके पीछे को ड्रिल के जैसा कुछ लगा था, वो जब खोद रहा था वो देख रहा था क्या कि नीचे कैसी जमीन है, क्या कुछ है, डाल के जहां खोदना चालू किया चाहे जैसी मिट्टी को खोद कर बराबर कर दे रहा है। सही है? वो ऐसा इक्विपमेंट था कि खुदाई करने का, भैया ये भी तो हो सकता है चलो भैया 4 लोगों को ले लिया, रम्मा कुदाल लेके खोदे जा रहे हैं, दिन भर में 10 पोल नहीं लगा पाएंगे, वो खोदना चालू कर दिन का 100 पोल गाड़ देगा वो। सही है? सेंस क्या है कि जिस मिट्टी को आप खोदने जा रहे हैं उस मिट्टी की मजबूती क्या है, वो मिट्टी कैसी है। अभी जनरली हम लोग देखते हैं दोमट अपने यहाँ तो मिल जाएगा, जो इसको होते हैं जो समुद्र लाता है, सॉरी समुद्र बोल रहे हैं, नदी वाली जो मिट्टी होती है दोमट वाली मिल जाएगी, इधर का जो क्षेत्र है द्वारी घाट वगैरह का। उसके अलावा मान लीजिए अपने पास ज्यादा मिलता है काली मिट्टी होती है, चाहे बलुई मिट्टी है, ये ज्यादा हम लोग क्या मिलती है। इन सभी मिट्टियों को अपनी खूबी है कुछ। काली मिट्टी का है भाई तो काफी हार्ड होता है, अरे उसको जमा के मार खोपड़ी फूट आदमी फट जाएगी, उसी से आपका नहीं ईटा वगैरह बनाता है सब। ये बलुई है तो उसमें पानी कितना डालियो, सारा पानी सोख रही है। तो सेंस क्या है, आप जिस मिट्टी पर खुदाई करने जा रहे हैं उस मिट्टी पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार का मशीन या इक्विपमेंट लेकर के जाओगे। पहाड़ पे खोदना है तो भैया हमको ड्रिल जैसा कुछ चाहिए, ऐसी चीजें जो ड्रिल कर सकती हैं, या फिर उसमें उसको हम एक्सप्लोर कर दें, सीधा हिसाब है। हम फावड़ा खुदा लेके उस पर खुदाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ करना है तो ऐसी चीजें चाहिए भाई ताकि कायदे से मशीन चाहे जो भी अपना काम करना है वो कर रहे। वही कह रहा सर, दैट इन्वेस्टिगेट द सॉइल टाइप। सबसे पहले क्या करिए भाई कि सॉइल की जांच करिए, जिस मिट्टी को आप खोदने जा रहे हैं उस मिट्टी की जांच करिए रिलेटेड टू द एक्सकावेशन और ट्रेंच। मतलब जब आप खुदाई करने के लिए जा रहे होंगे तो जिस भी प्रकार की आप खुदाई कर रहे हैं, आप ट्रेंच का मतलब क्या होता है, देखिए 2 चीजें थोड़ा सा क्लियर हो लीजिए। एक होता है बे और एक होता है ट्रेंच। हिंदी में दोनों का मतलब खाड़ी होता है, लेकिन है दोनों अलग अलग। ट्रेंच का मतलब क्या होता है, खाई। आपने सुना होगा कि सबसे गहरी खाई कौन सी है ट्रेंच में, आपने सुना हो तो शायद मैरियाना ट्रेंच है, जो कि पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में है। इधर लोकेशन ठीक ध्यान नहीं आ रहा, कौन सा स्टेट है उसका, कोई देश है उसके पास नहीं है वो। और खाड़ी में आप बोलते हैं भाई आपके बंगाल की खाड़ी आपके बगल में है। ट्रेंच का हिसाब होता है कि भाई कोई ऐसी जगह जिसकी लंबाई ज्यादा हो, गहराई ज्यादा हो चौड़ाई के कंपेयर में। मतलब अगर वह 2 फुट चौड़ा है तो 20 फुट लंबा होगा, 10 फुट गहरा होगा, इस हिसाब से। मतलब चौड़ाई कम होती है लेकिन गहराई और लंबाई बहुत ज्यादा होती है, वो होता है आपका ट्रेंच। जैसे आप लोग केबल की पाइपलाइन वगैरह देख रहे हैं, वो तो भाई छोटा मोटा है। बे का मतलब क्या होता है, बे का सेंस होता है कि ऐसी चीज जिसकी गहराई भी खूब हो, चौड़ाई भी बहुत ज्यादा, मतलब लंबाई चौड़ाई भी खूब होगी और गहराई भी ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो आपका बे में होता है। तो वही कह रहा है सर कि जिस प्रकार की मिट्टी पर खोदने जा रहे हो, एक्सकावेशन कर रहे हैं, ट्रेंच आप जो कुछ भी आप गड्ढा खोदने जा रहे हो, सबसे पहले आपको उस मिट्टी की जांच करनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी की जांच नहीं हो पाई, अगर आप मिट्टी को सही ढंग से नहीं जांच पाते हो या नहीं जांचते हो, तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। क्या नुकसान होगा भाई? सीधा हिसाब है, आप जाएंगे आप कुछ होगा ही नहीं, यहाँ से पता चले आने जाने का समय फ्यूल सब आपको बर्बाद हुआ और काम कुछ नहीं हुआ। बढ़िया है कि खुदाई करने से पहले जमीन की जांच करो, वही है जमीन किस प्रकार का जमीन क्या है, चाहे कैसे है। जिससे अगर बात करें तो जो हमारे भूगोलवेत्ता या बोले कि जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके हिसाब, उनके रिसर्च के हिसाब से, जैसे इंडिया में क्रूड ऑयल के मामले अगर बात करें तो निकालने की बात करें, जहां से कच्चा तेल निकलता है, तो भारत का एक बॉम्बे हाई ही है जहां पर सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि केवल वहीं पर, जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें दक्कन का पठार कहा गया है, ठीक है, दक्कन का पठार, महाराष्ट्र वगैरह का पूरा क्षेत्र वही है, पूरा पत्थर पहाड़ है। तो ऐसा अनुमानित है कि इन पठार के नीचे दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक आप भंडार आपके पास है कि भाई यहाँ पर क्रूड ऑयल की संभावना सबसे ज्यादा है। तो भाई क्यों नहीं खोद के निकाल ले रहे हैं? प्रॉब्लम ये है
कि उनकी मजबूती इतनी है, उस हिसाब से ड्रिल करके वहां तक जा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इवन हो सकता है कि उसकी ड्रिलिंग कॉस्ट ही इतनी आ जाए जितने का आप उससे फ्यूल ना निकालो, वही साहब जितने की मुर्गी ना उतने का मसाला, तब क्या दिक्कत होगी? जितना आप निकाले नहीं उससे ज्यादा तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इसी साइड हट जाते हैं लोग। तो सेंस क्या है, जब आप मिट्टी को खोद रहे हैं तो मिट्टी की जानकारी लीजिए, ऐसा ना खाली ऊपरी परत नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि हो सकता है ऊपर से मिट्टी कुछ और हो, नीचे से कुछ और हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे हम लोग का क्षेत्र बलुई मिट्टी का है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि 10 फीट खोदेंगे तो बालू ही मिलेगा, 4 फीट 5 फीट खोदेंगे बस तुरंत काली मिट्टी निकलना चालू हो जाती है। तो वो हिसाब होता है। तो मिट्टी जब भी खोदें तो पहले सर्च करें भैया कि मिट्टी किस प्रकार की है, और उसके हिसाब से ही फिर आप अपने इक्विपमेंट्स को डिसाइड करेंगे भैया कि क्या क्या मशीनें क्या क्या इक्विपमेंट लेके जाना है। अब इनमें अगर कुछ है तो बताइए। सर लास्ट वाला एक बार वही चीज तो रही ना अभी, इन्वेस्टिगेट, जांच करिए किसकी, सॉइल टाइप, मिट्टी का प्रकार, वही चर्चा तो हो रही है। वही मिट्टी के प्रकार को आप जांचो ताकि पता चले कि मिट्टी किस प्रकार की है। मिट्टी का टाइप आपने पढ़ा ना, भूगोल में आप पढ़े होंगे भैया इतने प्रकार की मिट्टी होती है, तो वही हिसाब कह रहा है कि मिट्टी की जांच करो ताकि उसके हिसाब से आप जो भी मशीन या डिवाइस लेना है और वो आप डिसाइड कर लो अपना, क्योंकि आप बेसिकली खुदाई करने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको मशीनें चाहिए। चलिए भाई, यही एक्सकावेटर, नॉर्मल एक्सकावेटर लेकर पहाड़ में खोद सकते हैं आप? पॉसिबल ही नहीं है, आपको उस हिसाब के लिए बनाया ही नहीं गया है। प्रयास करिएगा खोदने का, उसका बकेट ही टूट जाएगा, मशीन ही आपका जवाब दे जाएगी। तो वो चीजें निर्भर करती हैं भाई। अब अगर रेगिस्तान में खुदाई करनी है तो क्या आपका ये पहिए वाला एक्सकावेटर चलेगा वहां पे जो आप लेके चलते हैं? किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जब खड़ा होता है तो उसका आउटरिगर निकलेगा, आउटरिगर जमीन में डालेगा, जमीन में धंस जाएगा। तो जो चैन वाले एक्सकावेटर्स होते हैं उनका आप इस्तेमाल करोगे, जो पट्टे पर चलते हैं तरीके का, शायद फॉकलेन वगैरह भी आप लोग बोलते हैं उसको, जो भी ठीक है। अब आइए, अब एक सवाल ये है कि सर मान लीजिए हम काम कर रहे थे, चाहे आप जब काम कर रहे हैं तो आपको मान लो अंडरग्राउंड सर्विसेज मिली, ठीक है, अंडरग्राउंड सर्विसेज आपको मिली, केबल पाइपलाइन आपको मिल गया। अब सवाल ये है कि जब मैनुअल एक्सकावेशन कर रहे हो सर, तो क्या उस पाइपलाइन में चाहे उस बिजली की केबल में करंट रहेगा? जब आप मैनुअल एक्सकावेशन करने जाओगे, जिसे भी बोला गया कि भाई कि जब पाइपलाइन मिलेगी, केबल मिलेगी, तो वहां पर मैनुअल एक्सकावेशन करना है। तो अगर पाइपलाइन से आपका टच हो गया, केबल से आपका टच हो गया, तो बिजली की सप्लाई कटवाना जरूरी है कि उसी काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिजली का शटडाउन देगी क्यों? कोई भी अगर जो हमारा कहेंगे पावर हाउस है, चाहे जहां से बिजली आ रही है, तो आपको पावर का शटडाउन क्यों देगा? नहीं, उसका आदमी थोड़ी काम कर रहा है, एक्सकावेशन में उस कंपनी का आदमी काम करने आएगा, तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा। आपका सीधा हिसाब है कि आपको चाहिए परमिशन, आपको उससे परमिट लेना पड़ेगा। तो वही कह रहा सर, दैट टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम ऑल रिलेटेड बॉडीज, मतलब जो भी लोग काम करने आप आ रहे हो, सभी रिलेटेड बॉडीज से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब रिलेटेड बॉडीज का सेंस समझिए, मान लीजिए नीचे अगर पाइपलाइन है तो जो आपका नगर निगम है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सीवेज पाइपलाइन है उनसे आपको परमिशन चाहिए, बिजली का पाइप है तो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन मतलब परमिट वगैरह लेना पड़ेगा। पाइपलाइन है क्यों भाई? जब आप काम करने जाओगे तो आप उन सर्विसेज को इंटरप्ट करोगे, उन सर्विसेज को आप रोकोगे। हो सकता है कि उस सर्विसेज 10,000 लोग जुड़े हुए हों, उन चीजों से, उन केबल पाइपलाइन से 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा हो सकता है। मान लो बिजली की सप्लाई आपने काट दी, अब बिजली की जब सप्लाई आप काटोगे तो पूरा शहर ब्लैकआउट है, पूरे शहर को अफरा तफरी मचेगी ना भाई, तो आपको पहले उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, तब आपको वो शटडाउन देंगे। जब आप फोन करेगा सर अब हमको शटडाउन चाहिए, तो आपसे परमिट नंबर मांगेंगे, भैया बताओ क्या परमिट नंबर, तो आपने बोला सर 73 74 78 में परमिट नंबर है, अच्छा ठीक है, तो अब आपको शटडाउन मिलेगा। कितने टाइम, घंटे का, 3 घंटा 4 घंटा जो भी रहेगा, तो वो उसके हिसाब से मिलता है। तो वही कह रहा सर, टेक प्रायर परमिशन, आपको पहले ही परमिशन लेनी होगी फ्रॉम ऑल रिलेटेड बॉडीज, जो भी संस्थाएं, जो भी चीजों से आप जुड़े होंगे, जो भी चीजें आपके काम में आएंगी, उनसे आपको पहले ही परमिशन ले लेना होगा। उसके बाद ही आप काम को आगे बढ़ाएंगे या काम करेंगे, इस बात का ध्यान आपको देना है या देना चाहिए। अब आइए, ऊपर हम लोग चर्चा किए भाई कि जो बिछाया है केवल वही जानता है भाई कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है, उनसे मिलना पड़ेगा ना। परमिशन आपने ले लिया, सर हमको बिजली का कनेक्शन कट करना है, कहाँ कहाँ पर बिजली है, कहाँ कहाँ पर अंडरग्राउंड केबल आपने डाली, हमको थोड़ी पता है,
तो अब वही कह रहा है सर दैट कि जो भी अंडरग्राउंड सर्विसेज के ओनर होंगे, मतलब जो भी संस्था या कंपनी उस अंडरग्राउंड सर्विसेज को ओन करती होगी, उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे, उनसे पूछो भैया कहाँ कहाँ पर है, उसकी जगह की लैंड मार्किंग करो, किस प्रकार के अंडरग्राउंड सर्विसेज है बताओ, मार्किंग करो, आप निकल जाओ, फिर अपना काम हम चालू करवाएंगे। तो ये कह रहा है सर दैट कॉन्टैक्ट द ओनर ऑफ एनी अंडरग्राउंड यूटिलिटी और सर्विस। जो भी अंडरग्राउंड सर्विसेज का ओनर है या जो भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है, उनके जो भी ओनर्स हैं उनसे मिलिए। दैट में बी इन दैट लोकेशन, मतलब जो चीजें उस लोकेशन में हो सकती हैं उनके ओनर्स से आप मिलो, टू आइडेंटिफाई एंड मार्क द लोकेशन, ताकि आप लोकेशन को मार्क कर पाइए और पहचान पाइए। क्योंकि हम नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन अगर उनसे बात करी जाए तो हमें पहचान करवा करके वो चीजें हमें दे सकते हैं, जो चीजें रहेंगी वो प्रॉपरली बन सकता है, उन्हें बनाया जा सकता है। तो ये चीजें आपके द्वारा की या करवाई जानी चाहिए। उसके अलावा आप एक्सकवेशन करने जाओगे, ऊपर बिजली के केबल्स वगैरह रहेंगे, तो कह रहा है आइडेंटिफाई एंड लोकेट ओवरहेड पावर लाइन। जो भी ओवरहेड पावर लाइन है उसको आप पहचानो और देखो। भाई बिजली के केबल्स वगैरह ऊपर रहेंगे, उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें देखिए। भाई बात बताओ ना यार, इतना व्यस्त हो के ऊपर देखने का समय नहीं है आपको, इतना व्यस्तता तो नहीं है ना कि आपको ऊपर देखने का समय ना हो। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब वो दिखाया था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब वर्कर्स सीढ़ी लेके जा रहे थे सब, वो क्या किए, कितनी तेजी की ट्रैक पे खड़े होकर सीढ़ी कर दिए सब सीधा, ऊपर 25,000 वोल्टेज का करंट है, वो टच हुआ, चारों ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। मतलब आपने ऊपर ध्यान तक नहीं दिया। तो भाई अगर आप काम करने जाए तो एक बार ऊपर देखो कि भाई ओवरहेड पावर लाइन है नहीं है, अगर है तो क्या हम उसके सेफ डिस्टेंस में है या नहीं है। जैसे जो जनरली गांव वगैरह में जो पोल से केबल गया होता है, उसके उस केबल के नीचे अगर आप खड़े होकर फावड़े से खुदाई करो तो कोई दिक्कत है आपको, उतना हाइट पे टच नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सकावेटर से कर रहे हैं तो सोचना पड़ेगा। तो वही चीज कह रहा है कि भाई पहले आप पता कर लो कि ऊपर कोई केबल वगैरह तो नहीं है, उसके बाद फिर काम चालू करो, क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल केबल है या ओवर कोई भी अगर हजार्ड है तो वो खतरनाक साबित हो सकता है, ये समस्या रहेगी। फिर आइए, फिर कह रहा है टेस्ट फॉर हजार्डियस गैसेस वेपर एंड डस्ट बिफोर एंट्री। भाई खड्डा खोदे हो अंदर तो गैस वगैरह निकल रही होगी, भाप बन के निकल रही होगी अलग अलग प्रकार का, अगर ये चीजें निकल रही तो इसका पहले पता करो कि अंदर से कोई गैस वगैरह तो नहीं आ रही ना। कैसे पता करेंगे, आदमी को उतार करेंगे तुम चेक करके बताओ, पता चले उतरते खत्म हो गया तब कैसे करिएगा फिर। तो उसके लिए गैस डिटेक्टर डिवाइसेज आती हैं, डिवाइसेस को रस्सी में बांधेंगे, नीचे लटका देंगे, जो भी रहेगा वो रीडिंग सारा कवर करेगा, उसके बाद बाहर निकाल के रीडिंग पढ़ लेंगे, भाई इसमें ये गैस है, चाहे ऑक्सीजन का ये लेवल है, चाहे ऐसे ऐसे करके। तो वो आपको सिस्टम, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आदमी को उतार दो मर जाएगा फिर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गैसेज होती हैं जो न व्यक्ति को जो न महकती हैं, मतलब न कलर है न स्मेल है, आदमी उतरेगा पता भी नहीं चलेगा और निकलने से पहले खत्म। तो ये कह रहा सर ऐसी चीजें हैं तो उसकी पहचान की जानी चाहिए। कब, बिफोर एंटरिंग, यानी अंदर जाने के पहले ये चीजें की जानी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। फिर देखिए क्या कर रहा है सर, कीप फर्स्ट एड बॉक्सेज एट द साइट पर काम करवा रहे हैं। देखिए जनरली है क्या कि किसी भी प्रकार का काम आप क्यों ना करवाओ, आपके साइट पर फर्स्ट एड बॉक्स होना ही चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में अगर हल्की फुल्की इंजरी किसी व्यक्ति की होती है तो आप उसका ट्रीटमेंट करवा पाइए, ये आपको ध्यान देना होगा। बशर्ते आप लोग भी फर्स्ट एड का ट्रेनिंग वगैरह आप लोग लेंगे, दिक्कत नहीं है उस चीज के लिए। तो कह रहा फर्स्ट एड बॉक्सेस जो है उसको साइट पर दिया गया होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपने पढ़ा था सर कि बारिश का पानी आ सकता है तो दूसरा पानी आ सकता है, इस तरीके से करके। भाई नीचे से आने वाले पानी को तो आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन बाहर से अगर पानी गिर रहा है तो उसको रोका जा सकता है। जैसे गड्ढा खोदे हो आप, गड्ढे में पानी गिरना है, वह त्रिपाल वगैरह डाल के हम लोग जनरली क्या करते हैं उसको ढक देते हैं ताकि गड्ढे में पानी ना हो जाए। लेकिन अगर बराबर जमीन पर अगर आप त्रिपाल बिछा करके अगर उसके ऊपर ईंट वगैरह रखो तो पानी गड्ढे में नहीं जाएगा, जाएगा ही जाएगा, चाहे जो कर लो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, तो हम लोग गांव में चाहे देसी भाषा में बोलते हैं मेढ़ी बांधना। खेत में जब आप काम करते तो आप मेढ़ बांधते थे तो पानी आर पार ना हो,
चाहे मेरे को बांध देंगे तो कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं होती है। तो वही चीज कह रहा है सर, क्रिएट बंड वॉल। बंड वॉल को बोलते हैं मेड़ बांधना, मेड़ बनाना। मेड़ ही आप मेड़ बांध दोगे फॉर प्रिवेंटिंग आउटसाइड वाटर फ्रॉम कमिंग इनसाइड, ताकि बाहर का पानी अंदर न जाने पाए। भाई एक बाउंड्री जब उस पर आप लगा दोगे, बाउंड्री का सेंस पूरा प्रॉपर मिट्टी से लेकर अगर बांध दे रहे हो, उसके ऊपर तिरपाल रखोगे तो फिर पानी अंदर जाने वाला ही नहीं है, सीधा हिसाब है। तो उस चीज को भी आपको करना होगा ताकि गड्ढे के अंदर पानी न जाए। अगर पानी गया तो फिर काम रुकेगा, आप काम नहीं करवा पाओगे। इवन उसको साफ करने सुखाने में जो समय लगेगा, पैसा लगेगा, वो अलग है। बात क्लियर रही? अब मान लो कि सर आप पानी रोकने से बोले सर बाहर का पानी, अब अंदर से पानी आ जाए तब क्या करेंगे? अंदर तो पानी आ जाए तो, अगर पानी गड्ढा खोद रहे हो नीचे से पानी आ गया तब उसका क्या करिएगा? सब मशीन से उससे खींचेंगे या तो नहीं, मशीन से उसको खींचने का काम करेंगे, बाहर निकालेंगे। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डी वाटरिंग। डी वाटरिंग का मतलब होता है मोटर या पंप लगा करके आप पानी को बाहर खींच लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, वही कहलाता है आपका डी वाटरिंग। तो वही करा है डी वाटरिंग फॉर इंटरनल वाटर। अगर पानी ज्यादा हो गया है, पानी अगर नीचे से आ रहा है, उस पानी को आप क्या करेंगे, मोटर वगैरह पंप वगैरह लगा करके बाहर खिंचवाएंगे, उसे बाहर निकलवा देंगे। यही कहलाता है आपका डी वाटरिंग प्रोसेस। फिर आइए, गड्ढा हो गया, पानी आ रहा है, पानी निकालने में फिर भी पानी आ रहा है, रुक नहीं रहा है, तो फिर उससे डी वाटरिंग तो रहेगा वो, जब तक पानी नहीं रुकेगा तब तक आप उसको निकालोगे बाहर। ऐसा नहीं कि बस छेद कर दिया, ऐसा नहीं टंकी है उसमें छेद होगा तो पानी लगातार आता रहेगा, वो सिस्टम नहीं होता है। पानी प्रेशर नहीं बना रहा है ना भाई, पानी को निकाल, देखिए क्रूड ऑयल और पानी में अंतर है। क्रूड ऑयल में एक बार ड्रिल कर दिया तो अपने आप बाहर आता रहेगा, पानी का हिसाब वो नहीं है, पानी को आपको खींचना पड़ता है तब आएगा बाहर। बोलते ना कि पानी छोड़ दिया है, छोड़ने का सेंस क्या, पानी को खींचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नीचे गड्ढा खोदो पानी लगातार आता रहेगा, वो ऐसा नहीं है, कुछ आएगा फिर रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है किस तरीके के किस जगह पर आप कर रहे हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि पानी है तो बार बार लगातार आता रहेगा, वो दिक्कत नहीं होती है, टेंशन होती है उसके लिए। फिर देखिए, प्रिपेयर वर्क परमिट फॉर वर्क इन कन्फाइंड स्पेस एज अप्रोप्रिएट। अब कन्फाइंड स्पेस बनता है, हमने बोला कि सर अगर आप 1.8 मीटर से ज्यादा गहराई में अगर आ गए तो अब वो आपके लिए बनेगा कन्फाइंड स्पेस। तो परमिट लगता है, जब आप काम करने आते हैं उसके लिए परमिट लगता है। कल देखेंगे तो एक्सकवेशन का परमिट अगर है तो है, शायद है, तो कल एक्सकवेशन का परमिट आपको हम दिखा देंगे, भरना क्या है, कुछ कैसे होता है, उसके बारे में आपको हम समझा देंगे। तो ये कह रहा है कि प्रिपेयर वर्क परमिट फॉर वर्क इन कन्फाइंड स्पेस एज अप्रोप्रिएट। अगर खुदाई या अगर गहराई ज्यादा हो गई है तब आपको क्या करना होगा सर, आपको परमिट तैयार करना होगा कि भाई हाँ अब हमें कन्फाइंड स्पेस में काम करना है। तो कन्फाइंड स्पेस के हिसाब से परमिट आप बनाएंगे, उसमें काम किया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर गड्ढे में कुछ भी चीज है, ऑक्सीजन है नहीं है, कोई गैस है कि नहीं है, उसके लिए आप क्या करोगे, आदमी को तो आप उतारोगे नहीं, क्या करेंगे सर? तो टेस्ट फॉर ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल का सेंस क्या है, देखिए ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट भाई, हमारे वातावरण में वायुमंडल में कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 21% एवरेज ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। 21 एवरेज बोलते हैं बिकॉज ये मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है। मैक्सिमम होता है 23.5 और मिनिमम होता है 19.5, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल सर घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर कहूं कि एक बंदे को एक बंद कंटेनर में, मतलब एक कंटेनर उसके अंदर डाल के आपने बंद कर दिया, आदमी तुरंत मर जाएगा? क्यों? उस कंटेनर में कुछ ऑक्सीजन तो रहती ही रहती है, तो वो आदमी इमीडिएट तो मरने वाला नहीं है, कुछ टाइम के बाद वो मरेगा। यानी कि ऑक्सीजन मौजूद है, भले ही रही हो, एक समय सफिशिएंट मात्रा थी, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटी है। तो वही कह रहा है सर कि टेस्ट फॉर ऑक्सीजन लेवल इन द स्पेस। कन्फाइंड स्पेस अगर बना है तो आपको ऑक्सीजन लेवल की जांच करनी होगी। कब? बिफोर एंटरिंग, अंदर जाने के पहले, काम के दौरान बार बार करना होगा। यानी अगर काम करने जा रहे उसके पहले जांचिए कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो भाई कि 22 है 23 है, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। काम के दौरान हर कुछ देरी पर लगभग 10 से 12 मिनट पे आपको बार बार ऑक्सीजन को टेस्ट करना होता है। सर ऑक्सीजन का लेवल घटा है, बढ़ा है, क्या है, वो आपको मेंटेन करना होगा। वो चीज रही। एक सवाल और, जब आप खड्डा खोदोगे उसमें से मटेरियल बाहर आएगा, सही है, चीजें बाहर आएंगी, उनका क्या करिएगा?
उसको निकाल बाहर बाहर का सेंस कहाँ, कचरा फैला दीजिएगा। नहीं। हाँ, उस गड्ढे के किनारे एरिया पे करें उसको कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस बनाना है। उसके बाद 2 का नहीं होता, सेंस होता है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर आप मान लो। तो 1.5 मीटर के बाहर ही वो मट्टी रखी जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा केस है कि नहीं सर मिट्टी वापस गड्ढे में नहीं डाली जाएगी, तब मान वो तो 1.5 मीटर क्यों रखना है, ताकि मिट्टी वापस जब गड्ढे का हो जाए तो गड्ढे को वापस भरना है। लेकिन अब अगर ऐसा केस हो कि अब मिट्टी को गड्ढे में भरना ही नहीं, तब क्या करिएगा? तो गड्ढे में उसको मिट्टी बाहर निकाल छोड़ देंगे वैसे। तो कब काम गड्ढा खोदने से पहले प्लान होना चाहिए, खड्डा खोदने के बाद? भाई पहले प्लान होना चाहिए कि कहाँ पर इसको फेंकना है, कहाँ रखना है, क्या कुछ पता नहीं। गड्ढा खोदे कोई, अरे बाप रे फेंके कहाँ इसको, छोड़ो इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा है, दिक्कत होगी। तो वही चीज सर, प्लान एंड परफॉर्म गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। आप काम को शुरू करने से पहले बेहतर हाउसकीपिंग का प्लान करो। हाउसकीपिंग का मतलब प्रॉपर साफ सफाई रख रखाव, ये सारी चीजें हाउसकीपिंग में आपके आती हैं। आगे है थोड़ा सा ब्रीफ में, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये कह रहा है कि प्रॉपर हाउसकीपिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मूविंग डेब्रीज, कूड़ा कचरा हटाना हुआ, एक्सकावेटेड सॉइल यानी मिट्टी जो आपने निकाली है उसको हटाने का जो सिस्टम है ये बहुत ही कायदे से होना चाहिए, और रखा जाएगा फॉर इनफ अवे फ्रॉम द एक्सकावेशन साइट, और उसे एक्सकावेशन साइट से अच्छी खासी दूरी पर रखा जाना चाहिए। अगर गड्ढे में डालना है वो मिट्टी तो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे, 1.5 मीटर कम से कम, उसके बाहर ही वो रहेगा। और अगर मान लो कि अगर आपका ये हिसाब किताब रहा कि भाई उसको हटाना है, मतलब गड्ढे को वापस भरना नहीं, तब क्या करेंगे? और फिर मिट्टी को आप जहां आपको डालना उस हिसाब से आप देख लो, आपका काम रहेगा। तो ये रहा आपका एक्सकावेशन का सारा प्रिकॉशन खत्म। इसमें अभी थोड़ा सा बचा है। चलिए इसको देख लीजिए, ये 2.1 मीटर नहीं, ये चलिए। उसके बाद देखिए, अब वर्कर काम करने जा रहे हैं। वर्कर काम करेंगे, काम में खतरा है, सीधा हिसाब भाई। अगर खतरा है तो बचाव लेना जरूरी है। बचाव कौन ले? खाली एक वर्कर ले, 2 वर्कर ले, सबको लेना जरूरी है, क्योंकि काम में सभी लोग इन्वॉल्व हैं। अगर सभी लोग इन्वॉल्व हैं तो बचाव ही सबको लेके चलना होगा, क्योंकि अगर आप बचाव पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हादसे होंगे। देखिए, अगर आदमी को पता हो कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो भाई वो सावधान ही है। हादसे अक्सर कब होते हैं? जब लगता है आदमी को ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी हो जाता है, तो इसी केस में हादसे होंगे। तो वही चीज कह रहा है सर, दैट एजुकेट एंड ट्रेन वर्कर्स को ट्रेनिंग दीजिए, जानकारी दीजिए अबाउट ऑल एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल हजार्ड। जो भी खतरे हैं, जो भी रिस्क हो सकता है, उसके बारे में उन्हें जानकारी दीजिए, बताइए, समझाइए, और साथ ही साथ एंड एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर, और क्या सेफ्टी के लिए मेजर्स लिए जाने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लिया जाएगा, इसके बारे में भी आपको वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी होगी, आपको उन्हें जानकारी देनी होती है। ये आपका क्या करना होगा भाई? कब होगा ये? काम के पहले, दौरान या बाद में? काम के शुरू होने से पहले ये काम किया जाना चाहिए। उसके बाद जो मिट्टी का हिसाब रहा, दैट डोंट प्लेस स्पॉइल, मिट्टी नहीं बिखेरनी है विदिन 1.5 मीटर फ्रॉम एक्सकावेशन एज, मतलब गड्ढे का जो किनारा है उससे 1.5 मीटर के अंदर मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उसके बाहर ही रखी जाएगी। उसके अंदर अगर आप रखते हैं तो क्या दिक्कत होगी? या तो वह मिट्टी वापस गड्ढे में गिरे, या हो सकता है उस मिट्टी के वजन से ही मिट्टी खिसक भी सकती है, यह भी खतरा हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या कि परमिट आपके पास होना चाहिए। तो पीटी परमिट टू वर्क मस्ट बी टेकन, परमिट का इस्तेमाल किया गया होना चाहिए। जब काम करेंगे तो परमिट इस्तेमाल आप करोगे, उसके बाद ही आपको काम को आगे कंटिन्यू करना है। बिना परमिट के काम नहीं हो सकता है, बिकॉज परमिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कौन कौन व्यक्ति इस काम को कर सकता है, दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति उस काम को नहीं करेगा। बहरहाल जब कल परमिट भरवाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, कैसे, क्या कुछ चीजें, वो सारी चीजें रहेंगी। फिर देखिए, और जो सबसे बेसिक काम होता है हर एक जॉब में, डेली का आपका यही काम है, जो होता है टूल बॉक्स यानी टीबीटी देना।
ये आपको करवाना है, आपका कंपलसरी डेली का काम है। तो वही कह रहा सर दैट टूल बॉक्स टॉक शुड बी कंडक्टेड बिफोर एक्सकावेशन स्टार्ट, मतलब एक्सकावेशन का काम स्टार्ट हो उसके पहले ही आपको क्या करना होगा सर, टूल बॉक्स टॉक यानी वर्कर्स को टीबीटी करवानी होगी, टीबीटी दिलवानी होगी। तो ये कुछ बचाव है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है नई नई चीज आपके सामने है तो नए नए बचाव भी सामने आते रहेंगे, तो ये चीजें हमेशा अपडेट होंगी। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, बेसिक से प्रिकॉशंस हैं जो लेकर के अगर आप काम करते हैं तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हादसे नहीं होंगे, लेकिन जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो काफी हद तक कम हो सकते हैं, कम किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें रहीं, बाकी अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो पॉइंट मेंशन करिए कि कौन कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।